और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। क्या लोकसभा के चुनाव की आखिरी चरण की लड़ाई माफिया पर आ गई है? क्या माफिया पर प्रहार से ही बंपर वोट मिलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर में रैली के दौरान न सिर्फ माफियागिरी पर प्रहार किया, बल्कि माफिया के नाम पर समाजवादी पार्टी पर भी जबरदस्त निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में माफियाओं को लाल बत्ती मिलती थी, आज योगी राज में दंगा भी बंद है और दंगाई भी बंद है। सवाल यह भी है कि आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर कमल खिलेगा या फिर विपक्ष कमाल कर लेगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान अब बचा है। इस आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। इसमें गाजीपुर जैसे वो इलाके भी हैं जहां कभी मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। आज भी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। हालांकि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएगा या फिर नहीं, इस पर फैसला कल कोर्ट में होना है। इस बीच आखिरी चरण के रण में लड़ाई माफिया पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गाजीपुर में थे, उसी गाजीपुर में जहां माफिया मुख्तार के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन योगी राज के बाद अब ना माफिया मुख्तार बचा है और ना ही माफिया की धमक। प्रधानमंत्री मोदी ने माफिया के बहाने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। साथियों, सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। साथियों, वोट के लिए, सत्ता के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका, वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है, जिनमें गोरखपुर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर में चुनाव है। अगर बात इन सीटों के नतीजों की करें तो 2019 में बीजेपी गठबंधन को 11 सीटें मिली थी, जबकि 2 बीएसपी के खाते में गई थी। 2014 में इन सभी 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। 2009 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें
तो बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। 2019 में बीजेपी गाजीपुर की सीट को हार गई थी, जबकि 2014 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया था। बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें पाने के लिए गाजीपुर की सीट काफी अहम है। ऐसे में माफिया परिवार से बीजेपी गाजीपुर, घोसी जैसी सीटों पर फिर कमल खिलाना चाहती है। सवाल यह है कि क्या आखिरी चरण का चुनाव माफिया परिवार से होगा? माफिया पर प्रहार से क्या बीजेपी गाजीपुर जैसे इलाकों में कब्जा जमाने में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो लोकसभा इलेक्शन में अब 7वें चरण का चुनाव बाकी है और यहां पर पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। पूर्वांचल वो इलाका जहां सबसे ज्यादा कभी किसी वक्त में माफिया राज हुआ करता था, लेकिन अब वो माफिया राज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि हमने खत्म किया, तो क्या इसके आधार पर वोट मांगेंगे और बीजेपी को फायदा होगा? बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ गई जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और हैदर मुजीब हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सभी मेहमानों का स्वागत। मैं शुरुआत राकेश जी आप ही से करता हूं। ये 7वें चरण का चुनाव, क्या आप माफिया राज के खिलाफ एनकाउंटर को लेकर आप लड़ना चाहते हैं? क्या योगी राज में किस तरह से माफियाओं का खात्मा हुआ, इसके आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लोग? देखिए अनुराग, ये कोई 7वें चरण का केवल मसला नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से असुरक्षा का एक वातावरण होता था, अराजकता का वातावरण होता था, हल्ला बोल का एक वातावरण था, माफियाओं के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चला करती थी। ऐसी अवस्था में उत्तर प्रदेश में पूरे कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मसला रहा है। 2022 का विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकीम काला का साम्राज्य रहा हो, या वो अंबेडकर नगर फैजाबाद के हिस्से में खान मुबारक का साम्राज्य रहा हो, या लखनऊ में सलीम सोहराब रुस्तम का साम्राज्य रहा हो, या प्रयागराज में अतीक अहमद का साम्राज्य रहा हो, या काशी क्षेत्र में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य रहा हो। किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हाथ में चलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने सौंप दिया था। और यही समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव ने प्रादुर्भाव किया था, कमान अपने हाथ में ली थी, तो कहा था ये नई सपा है, नई हवा है, हम कौमी एकता दल का विलय नहीं करेंगे, हम माफियाओं के सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन क्या हुआ? इसी मुख्तार अंसारी, इसी माफिया अतीक अहमद के सामने अखिलेश यादव ने घुटने टेक दिए। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को अपना कैंडिडेट बना करके रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी की साइकिल बिना माफियाओं के, बिना उनके सहयोग के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। और उत्तर प्रदेश की जनताओं के लिए राकेश जी आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही। 2022 में जब आप लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो योगी बाबा का बुलडोजर और कानून व्यवस्था के आधार पर जनता ने वोट दिया और मैंडेट कितना मिला वो सब जानते हैं। तो क्या ये मानकर चलें कि ये 13 की 13 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जा रही है? क्योंकि 2019 में इलेक्शन हुए थे, आप लोग 2 सीटें हार गए थे, इस बार क्लीन स्वीप कर लेंगे पूर्वांचल की सीटों पर? 13 की 13 नहीं, उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटें कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 की 80 सीटों पर अपना दावा ठोका हुआ है और हमें पूरा भरोसा है। इस तरह का जनता का आशीर्वाद अब तक निकलता हुआ दिखाई पड़ा है। ये जाति मजहब की सारी दीवारें टूट गई हैं। विशेष तौर पर गरीब वर्ग आज लाभार्थी जिसको सीधे केंद्र की और राज्य की योजनाओं का लाभ मिला है, वो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करके फिर मोदी जी के साथ खड़ा है। ठीक है राकेश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, चर्चा में फिर आऊंगा आपके पास। जल्दी से मनोज यादव जी, मतलब इस बार के इलेक्शन में 7वें फेज में तो कम से कम समाजवादी पार्टी और विपक्ष को खुश होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे पूरा चुनाव मुद्दे से भटकाया जा रहा है, मुद्दे पर ला रहे हैं, तो कम से कम कानून व्यवस्था की बात हो रही है, तो आपको तो ये खुश होना चाहिए कि 7वें चरण का जो इलेक्शन है वो मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कम से कम। देखिए अनुराग, मुझे महसूस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो मोदी के नाम से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, उनको एम नाम का फोबिया हो गया। वो कभी मुजरा, कभी मंगलसूत्र, कभी अब माफिया, मतलब एम नाम का फोबिया हो गया। इसका मतलब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम है, शायद इसकी जांच करानी। किसके खिलाफ माफिया बने थे मुख्तार? उसका नाम लेने में शर्म आती है क्या राकेश त्रिपाठी को या नरेंद्र मोदी जी को? शर्माते हो? दामाद है क्या बीजेपी का? ब्रजेश सिंह नाम, मोदी के क्षेत्र में उसने निर्दलीय बीजेपी को हरा दिया। पता है ना? अगर पता है तो कम से कम मोदी जी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था कि वो कौन सा माफिया है बनारस क्षेत्र में, पूर्वांचल में, जिसने भाजपा को इस बार चुनाव में हरा दिया था, और आप लोग अब तक उसका जिक्र भी नहीं कर पाए। और माफिया बीजेपी को हरा दिया था तो टिकट तो बीजेपी नहीं दे रहे ना कम से कम। अब मुझे ये तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट देती है, अतीक अहमद को टिकट देती है, जो कि घोषित माफिया हैं, जो कि सजा याफ्ता थे। अनुराग जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे तब आपको मेरे सवालों का। नहीं सर, बिल्कुल आप बोलिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ अपने। अरे अनुराग सिंह आपके रिश्तेदार हैं क्या ब्रजेश सिंह? मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। आपके रिश्तेदार है क्या मुख्तार अंसारी? आपके रिश्तेदार है क्या मुख्तार अंसारी? खुलकर बोलिए माफिया थे।
आप क्यों दे रहे हैं उनको टिकट? ब्रजेश सिंह योर रिलेटिव? No, no one is my relative. Even not you are my relative. So I will ask the question in that way only. तो फिर मुझे बोलने दो ना। नहीं, मैं इसी तरीके से सवाल पूछूंगा। सवाल कड़वे होते हैं मनोज यादव काका साहब, तो आप इसी तरीके से आप दाएं बाएं के रास्ते निकालते हैं। ब्रजेश सिंह पर तो आप बोल रहे हैं, माफिया मुख्तार अंसारी को टिकट देने वाली अपनी पार्टी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका ज्ञान ऐसे नहीं बढ़ेगा, चैनल की टीआरपी ऐसे नहीं बढ़ेगी। आप अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए और माफियाओं पर बोलिए। माफिया, अरे सर सुनिए, ये है आप जो ब्रजेश सिंह पर बात कह रहे हैं, मैं तो ब्रजेश सिंह पर खुद बोल रहा हूं। आप मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले पर बोलकर दिखाइए, बोल दीजिए फातिया पढ़ने वाले क्यों गए थे माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने? लोगों ने उनको मरने के बाद कहा वो मसीहा थे, माफिया थे। आप मानते मसीहा? लोग कह रहे थे आप मानते मसीहा? मुख्तार अंसारी को मसीहा आप मानते हैं? मनोज यादव के लिए माफिया थे और आम जनता के लिए मसीहा थे। आपको नहीं पता क्या? सर इतना ज्ञान आपको नहीं? कृष्णानंद राय के परिवार से एक बार पूछिए, अलका राय से जाकर पूछिए। कृष्णानंद राय के परिवार से भी पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। कृष्णानंद राय क्या थे? ये आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं और आपके लिए जो मसीहा है उसको कोर्ट ने तकरीबन 8 मामलों में सजा सुनाई थी। आप अमित शाह को गृह मंत्री बोलो, लेकिन हम तो तड़ीपार बोलते हैं ना। अरे आप जो बोलना चाहें आप बोले, आप अपनी भाषाई मर्यादाओं के साथ बोले। मैं माफिया को माफिया बोल रहा हूँ, ये मैं खुलकर कहता हूँ। दंगा बलवा आप बोल सकते हैं मैं माफिया को माफिया बोल रहा हूँ। राकेश जी कुछ कह रहे प्लीज। ये नहीं, मनोज यादव जानबूझ करके टीवी डिबेट आकर के बदतमीजी करते हैं। कोई तर्क नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, और तो बदतमीजी करने लगते हैं। प्रधानमंत्री और आप यहाँ पे मैं अखिलेश यादव को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने देखा है कि माफियाओं के बारे में जैसे टिप्पणी की जाती है ना, वैसे ही पीड़ा होने लगती है। मनोज यादव तरीके जैसे अपने प्रधानमंत्री से पूछो राकेश त्रिपाठी बदतमीजी करते हैं कि बेहाई करते हैं, बेशर्मी करते हैं टीवी पे। पानी डाल करके उनके वृक्ष बड़े किए थे, सवाल का जवाब देता हूं, सवाल पूछता हूं। शर्म नहीं आती बड़ी आपको? पीड़ा होती है। आपको शर्म नहीं आई? चिल्लाओ, कितना भी परेशान हो, तुम्हारी ये परेशानी और बढ़ेगी, तुम्हारी ये समस्या और बढ़ेगी। नहीं ठीक है राकेश जी देखिए हमने एक नहीं कई चर्चाएं की हैं मनोज जी, कई चर्चाएं की है। जब नेताओं के पास सीधे जवाब नहीं होते तो वो मनोज यादव जी वही करते हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं। आप बोलकर दिखाइए ना, आप बोलकर दिखाइए कि माफिया के कब्र पर फातिया पढ़ने क्यों गए थे। आप बताइए कि आतंकवादियों को क्यों बचा रहे थे, क्यों फांसी रोकने के लिए आप कोर्ट गए थे? कोर्ट ने क्यों कहा था कि आतंकियों को पद्मश्री देंगे क्या? ये तो आपकी पार्टी का इतिहास है सर, मैं कितना एक्सपोज करूंगा। सुन लो जवाब सुन लो अनुराग जी। कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने का ये जो ठप्पा लगा है ना, वो बीजेपी के ऊपर है, समाजवादियों पे नहीं है। छाती ठोक कर कहिए ना कि माफियाओं के खिलाफ हैं आप, टिकट क्यों देते हैं? ये छाती ठोक दीजिए माफियाओं के खिलाफ। मैं ठीक है, आप मनोज यादव जी, मैंने आतंकवादियों की बात की तो माफिया पे मनोज यादव जी सॉरी के लिए भाई। ओके मनोज यादव जी वक्त दे दिया मैंने, आज डिबेट में वैसे भी मुझे बहुत कम वक्त मिला हुआ है। नहीं ठीक है मनोज यादव जी, और ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर एक बार ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ने कंधार गए थे। मैंने तो सवाल पूछा था मनोज यादव जी बहुत सिंपल सा कि कम से कम इस बार तो खुश होंगे कि मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं। आप तो उस पर जवाब दे नहीं रहे, फातिया पढ़ने वाले पर जवाब दे नहीं रहे, है ना? बेरोजगारी पे हो रहा है, नहीं आतंकवादी को बचाने पर तो जवाब दे नहीं रहे। ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। नीति जी अगर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हम लोगों ने माफियाओं को खत्म किया, तो क्या पूर्वांचल के लिए माफियाओं का खात्मा, क्या अपराध का खात्मा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया मुख्यमंत्री बना बैठा है? आपको पता नहीं क्या? जाके उनके मुकदमे देख लो, उन्होंने खुद वापस ले लिए सर प्लीज। और मुकदमों के आधार पर इंसान माफिया बनता है। अपनी जबान को लगाम दो मनोज यादव, उत्तर प्रदेश के बदतमीजी करते नहीं मनोज जी प्लीज तमीज में बात कीजिए। और आप जो आरोप लगा रहे हो उसका कुछ तथ्य है आपके पास? वकील हो कि बिल्कुल आप जो आरोप लगा रहे हो उसका कुछ तथ्य सिर्फ बोल देने से मनोज यादव जी कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ इसकी टिप्पणी करोगे ना तो इसका खामियाजा तुम्हारी पूरी पार्टी भी भुगतेगी। मनोज यादव तुम तो पार्टी भुगतोगे और कोई बचाने नहीं आने वाला है तुम्हें। मैं बता रहा हूँ मनोज यादव, चुनौती देकर के बता रहा हूँ। सॉरी मनोज जी की आवाज प्लीज नीचे कीजिए। नहीं जो तमीज से बात नहीं कर सकता उसको डिबेट में बैठने का चाहिए। मनोज जी आई एम सॉरी आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, मैं मानता हूँ गर्मी ज्यादा है, आपके जहन पे गुस्सा चढ़ सकता है, लेकिन आप प्लीज तमीज में बात कीजिए। प्लीज दूसरे गेस्ट को लाइए। नीति जी ये जो माफियाओं के खात्मे वाला मुद्दा लेकर आए पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो पूरे चुनाव में प्रचार करते रहे कि माफियाओं का खात्मा किया, बुलडोजर से एक्शन लिया, ये चलता हुआ दिख रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? और बीजेपी कह रही है कि हम इसी मुद्दे पर क्लीन स्वीप भी करेंगे। अनुराग जी, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि 2014 से पहले किस प्रकार उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलता था। गरीब, अति पिछड़ा, महिलाएं,
शाम के बाद निकल नहीं सकती थी, उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी, अपहरण किया जाता था, फिरौती मांगी जाती थी। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ा क्राइम स्टेट माना जाता था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद जैसे माफिया को मंत्री की संज्ञा दी, मंत्री बनाया। आज मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन के बाद ये माफियाओं को कंसोलिडेट करने का प्रयास और माफियाओं की ताकत से किस प्रकार जनता को शोषण करके वोट बैंक को क्रिएट करना, ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। ये नकली समाजवादी पार्टी केवल सत्ता के लालच में देश को तुष्टीकरण में बांटने का प्रयास, माफिया राज के अंडर वो उसको केवल जनता के ऊपर शोषण करने का प्रयास, केवल उनको मारने का, अपहरण, महिलाओं के साथ शोषण करने के प्रयास के बाद घर की नौक पे अपनी सत्ता को बनाने का प्रयास करते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो माफिया की कब्रों में जाके तो गायत्री प्रजापति मत भूलिए, मनोज यादव जी, गायत्री प्रजापति आपको नहीं भूलना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम मंदिर के कार्ड सेवकों के ऊपर गोलियां चढ़ाई, किया। ये वही लोग हैं जो केवल और केवल इनको इफ्तार पार्टियों पे तो जाना है, लेकिन राम मंदिर या मथुरा या काशी में नहीं जाना है। इन लोगों ने इंटरेस्टिंग ये है ये सवालों के जवाब मुद्दे पर नहीं देते ना, ठीक है, अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। मैं मनोज जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है बेसिकली, आप जो कह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए ना, मैं आता हूं फिर से, ठीक है। हैदर मुजीब साहब, देखिए ये बात तो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रचलित है कि किसी माफिया का, अपराधी का जाति धर्म नहीं होता, और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अगर माफिया मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई उधम सिंह, विकास दुबे, विजय मिश्रा, रणदीप भाटी, अनिल दुजाना पर भी हुई। तो फिर ये तो अच्छी चीज है ना कि हमारे राज्य से, यूपी से कम जो माफिया सबसे ज्यादा परेशान करते थे उनका खात्मा हो रहा है, उन पर सफाया हो रहा है, उन पर कम से कम सियासत होकर वोट मांगी जा रही है। ये तो अच्छी चीज है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं अनुराग भाई, मुख्तार कोई माफिया नहीं था। जहां से वो विधानसभा काफी मर्तबा चुन के गया है, वहां 80% आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, 20% आबादी मुसलमानों की है, फिर भी उनको चुन के विधानसभा में भेजने का काम करा। कम से कम 8 मामलों में सजा सुनाई है। मेरी वो दूसरी बात, ये जांच का बहुत बड़ा विषय है कि उसको जिस तरीके से जहर देके जेल से मारा गया है, और मुल्क के प्रधानमंत्री सवाल उठा लीजिए जो आज नहीं, मुझे लगता है उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुराग जी, भारतीय जनता, मुझे ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछ रहा हूं मुझे भाई, अगर सवाल पूछना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना है तो आप कह लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री, 2014 के बाद इस देश, 2014 से पहले इस देश में कुछ भी नहीं था, ना एम्स था, ना रोड थे, ना सारी चीज। इस देश की तरक्की ही नरेंद्र मोदी ने करी है। आप तो ये कहना चाहते हो इस देश को, मैं तो कह रहा हूं कि माफियाओं का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, और भाईचारे को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इनके पास कोई मुद्दों की राजनीति नहीं है, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति है। इन 13 नहीं तो मुझे भाई, क्या माफियाओं में भी हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। माफियाओं में भी ये हिंदू माफिया था तो ये बुरा, ये मुस्लिम माफिया तो अच्छा, ऐसा है क्या? जिस बंदे के मरने के बाद हमारे हिंदू भाई रो रहे हो, मुसलमान भाई रो रहे हो, वो माफिया नहीं हो सकती, वो मसीहा था। और दूसरी बात सुनिए मेरी बात, ये इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जीतने का काम कर रही है, और 2014 के बाद इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम करा है, उनको खदेड़ने का काम ये 13 लोकसभा सीटों पे पूर्वांचल की आवाम करने वाली है। मैं जल्दी से इनके पास चला जाता हूं। राकेश जी, माफिया को मतलब मुख्तार अंसारी को मसीहा सिर्फ ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या मनोज यादव बता रहे, एक तबका भी हो सकता है कि इस तरह से उन्हें मसीहा मानता हो, तो अगर उसे लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे तो क्या ये फायदेमंद है? नहीं, जनता के बीच में तो आज विशेष तौर पर गाजीपुर जिस सीट की बात हो रही है, गाजीपुर में तो कलम और कट्टा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कलम की पूजा करने वाले पारसनाथ राय को कैंडिडेट बनाया है, और समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी जिनका कट्टों से बहुत पुराना नाता है, एक जो एलएनजी खरीद रहे थे, एलएनजी लाइट मशीन गन खरीद रहे थे, लाइट मशीन गन खरीदने वाले ऐसे अपराधियों को, ऐसे गैंगस्टर को, ऐसे अपराधियों को स्वीकार करने वाली नहीं है, और गाजीपुर की जनता इस बात को अपराधियों। ठीक है राकेश जी, कुल मिलाकर बात यही आकर खत्म हो जाती है। 4 तारीख को सब पता चल जाएगा, कौन मसीहा कौन माफिया। जनता सब देख रही है साहब, जनता ने सब भुगता है, तो वो देखकर वोट करेगी भी और उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया।